हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 3, लॉ, लिबर्टी और इक्वलिटी। टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग जाकर के चैनल पे गो थ्रू कर लो और उसे समझ लो। तो आज हम लोग टॉपिक नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे? लॉ, लिबर्टी और इक्वलिटी, और इसके साथ साथ हम लोग का मॉड्यूल 1 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब क्या होता है? इक्वल। इक्वल मतलब बराबर। ये जो इक्वलिटी टर्म है ये डेमोक्रेसी का बेसिक पिलर है, यानी मेन पिलर क्या है? इक्वलिटी। ये जो इक्वलिटी वर्ड है ये स्लेवरी टाइम से इसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं था सोसाइटी में। मतलब लोग इक्वलिटी का मतलब ही नहीं जानते थे कि ये भी कुछ होता है। लेकिन जब 18th सेंचुरी में अमेरिका आज़ाद हुआ, यानी कि अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिला, और जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो ये इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। जब अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इशू हुआ जुलाई 4, 1776 में, तो अमेरिकन्स ने कहा कि हम ये सच्चाई के साथ कह सकते हैं, ये सेल्फ एविडेंट है कि मेन जो है वो इक्वली क्रिएट हुए हैं। तो ऐसा किसने कहा? अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में ये अमेरिकन्स ने कहा। उसके बाद हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी ये जो स्लोगन है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, और ये तीनों स्लोगन इसी रेवोल्यूशन से आया है और ये इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन और फ्रेंच नेशनल असेंबली का भी ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। और उस टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद भी ये डिक्लेयर किया गया, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन 1789, दैट मैन आर बॉर्न फ्री। मैन जो जन्म लिए हैं वो फ्री हैं और फ्री और इक्वल हैं अपने राइट्स के रिस्पेक्ट में। तो ये जो दो टर्म है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों टर्म हम लोग को दिया गया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिला है, और लिबर्टी वर्ड भी अमेरिकन इंडिपेंडेंस के बाद देखा गया है। उसके बाद 19 और 20th सेंचुरी में ये जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है और कॉन्सेप्ट जो है इक्वलिटी का, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा और प्रेजेंट एज में ये बेसिक प्रिंसिपल बन गया। इक्वलिटी का मीनिंग क्या है? डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट ओपिनियन दिए हैं रिगार्डिंग मीनिंग ऑफ इक्वलिटी। इन कॉमन टर्मिनोलॉजी इक्वलिटी मीन्स इक्वल इनकम। अभी के अगर कॉमन टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? इक्वल इनकम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मतलब जो भी वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली हो, इक्वल ट्रीटमेंट मिले हर एक इंडिविजुअल को, इक्वल ट्रीटमेंट विथ एवरी इंडिविजुअल। बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट मीनिंग। ये जो चीज़ें हैं इक्वलिटी मीनिंग, इक्वलिटी मीन्स इक्वल इनकम, इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये करेक्ट मीनिंग नहीं दर्शाता है इक्वलिटी का। बिकॉज ऑल मेन आर नॉट इक्वल, क्योंकि हर जो मेन है वो इक्वल ही नहीं है। तो ये इक्वल इनकम और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो कैसे सकता है? तो सम आर मोर इंटेलिजेंट एंड सम आर लेस। कुछ इंसान ऐसे हैं जो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, कुछ इंसान ऐसे हैं जो कम इंटेलिजेंट हैं, कोई ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और कोई लेजी है। तो ये जब लोग ही इक्वल नहीं है तो ये इक्वलिटी टर्म कैसे अभी हो सकता है इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी? तो देयरफॉर इक्वल ट्रीटमेंट विथ ऑल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट मैन कैन नॉट बी गिवन इक्वल ट्रीटमेंट। क्या कहा जा रहा है कि अभी के टाइम पे इक्वल ट्रीटमेंट विथ ऑल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक ऑनेस्ट इंसान के साथ और एक डिसऑनेस्ट इंसान के साथ हम लोग इक्वली ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। प्रेजेंट लाइफ में भी आप अलग अलग इंसान के साथ अलग अलग बिहेवियर रखते हो बिकॉज ऑफ पर्सनैलिटी। तो वही चीज़ें आप इक्वली हर किसी इंसान के साथ नहीं रह सकते। तो इक्वल ट्रीटमेंट अभी के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली वेल्थ कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल। इसी तरह वेल्थ भी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता हम सब में। इनफैक्ट इक्वलिटी मीन्स क्या होता है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल। अगर हम लोग स्टेट में हैं तो सारे कोई को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। बिसाइड दिस इक्वलिटी ऑल्सो मीन्स टू डिक्रीज वाइड डिस्पैरिटी बीइंग फाउंड इन द सोसाइटी। इसके अलावा इक्वलिटी का और एक मतलब होता है कि जो भी डिस्पैरिटीज़ हैं हमारे सोसाइटी में उसे कम किया जाए, जो भी पिछड़े लोग हैं जिनके साथ भेदभाव हो रहा है उसे कम किया जाए, और स्पेशल राइट्स को कम किया जाए। तो इससे क्या होगा? बेसिक नीड्स जो है इंडिविजुअल की वो भी प्रोवाइड की जाए इक्वली और उनके एबिलिटी के बेसिस पे। तो ये ओवरऑल मीनिंग था इक्वलिटी का। अब हम लोग आते हैं टू एस्पेक्ट्स ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी का दो एस्पेक्ट है, एक है नेगेटिव एस्पेक्ट और एक है पॉजिटिव एस्पेक्ट। तो नेगेटिव एस्पेक्ट कहता क्या है?
By negative aspect of equality we mean that since the nature has created everybody equal, हम लोग अगर नेगेटिव एस्पेक्ट से इक्वालिटी को देखें तो ये देखा गया है कि नेचर ने सबको इक्वल बनाया है, तो सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। देयरफॉर इक्वल ट्रीटमेंट शुड बी डन विथ ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि नॉलेज और इंटेलिजेंस के बेसिस पे ही भी इक्वल मतलब कि आप लोग को इक्वलिटी मिलना चाहिए। जैसे ये इंटेलिजेंस वाले बेसिस पे अगर एक एग्जांपल लें, मान लो टीचर है और टीचर सारे स्टूडेंट को सेम मार्क्स दे रही है, चाहे किसी ने अच्छा लिखा हो चाहे किसी ने अच्छा ना लिखा हो, तो ये क्या दर्शा रहा है कि ये नेगेटिव लिबर्टी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ऐसे तो लिबर्टी सही यूज़ नहीं हो रहा है इंटेलिजेंस के बेसिस पे, वैसे ही एबिलिटी के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे। तो ये जो इक्वलिटी का एस्पेक्ट है ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, हम सभी को इक्वल नहीं देख सकते हैं। एवरीबडी शुड बी प्रोवाइडेड इक्वल राइट्स एंड इक्वल फैसिलिटी, हर किसी को इक्वल राइट्स और इक्वल फैसिलिटी मिलना चाहिए। तो ये जो एस्पेक्ट है ये एक तरह का नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो एक फेमस थिंकर ने कहा है कि अगर सभी कोई इक्वल हैं तो ये बड़ा ही रॉन्ग एस्पेक्ट है, क्योंकि ये इसी तरह हो गया कि जैसे मान लो अर्थ फ्लैट है, मतलब ये क्रिटिसाइज करते हुए कह रहे हैं कि अगर हम लोग सब कोई इक्वल हैं तो अब हम ये भी मानते हैं कि अर्थ फ्लैट है। ठीक है, ये सरकास्टिक वे में बोल रहे हैं। तो सो द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी डज नॉट गिव द करेक्ट मीनिंग। तो हम लोग को जो नेगेटिव एस्पेक्ट है इक्वालिटी का वो सही मीनिंग नहीं देता इक्वालिटी का, हम लोग इक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, हम लोग बायस्ड होंगे इंटेलिजेंस के बेसिस पे और एबिलिटी के बेसिस पे और एजुकेशन के बेसिस पे। अब हम लोग आते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट पे। तो बाय पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी वी मीन टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एवरीबडी। अगर हम लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखें तो इसका मतलब होता है कि सारे कोई को हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें और इक्वल ट्रीटमेंट दें सारे कोई को। बट दिस इज नॉट मीन डैट अ डॉक्टर और एन इंजीनियर बी गिवन इक्वल सैलरी। इसका मतलब ये नहीं है कि इस इक्वालिटी के चक्कर में एक इंजीनियर का सैलरी और एक डॉक्टर का सैलरी हम लोग सेम कर दें। इक्वालिटी means that everyone should be given equal opportunities। इक्वलिटी का रियल मीनिंग ही यही होता है कि हर किसी इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन उसके एबिलिटी और क्वालिफिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए कि उसकी एबिलिटी क्या है और उसका क्वालिफिकेशन क्या है। हर किसी को इक्वल वेज मिले सेम जॉब के लिए। समझ आ रहा है? एवरीबडी शुड बी गिवन इक्वल वेजेस फॉर द सेम जॉब एंड द बेसिक नीड्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल शुड बी फुलफिल। तो इक्वलिटी का पॉजिटिव एस्पेक्ट ही यही है कि हर किसी इंडिविजुअल का जो बेसिक नीड होता है, बेसिक नीड जो होता है वो फुलफिल हो थ्रू इक्वलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेरियस डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी। तो इक्वलिटी का बहुत सारा डायमेंशंस है। लेस्की हैज़ एम्फेसाइज्ड ऑन द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ इक्वलिटी। लेस्की ने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट बताया है, वहीं पे बार्कर ने लीगल और सोशल एस्पेक्ट बताया है इक्वलिटी का। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे सारे एस्पेक्ट्स को। तो फर्स्ट है लीगल डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल इक्वलिटी कन्फर्म्स दैट ऑल द सिटीजन इन द स्टेट आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। अगर लीगली इक्वलिटी को देखा जाए तो लीगल इक्वलिटी ये कन्फर्म करता है कि स्टेट में जो भी सिटीजन्स हैं वो लॉ के नज़र में, लॉ के आँखों के सामने वो क्या है, इक्वल हैं। तो लॉ एंड जुडिशरी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी उनके वेल्थ के बेसिस पे, उनके कलर के बेसिस पे, उनके कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे और क्रीड के बेसिस पे। मतलब लॉ के नज़र में सारे लोग, जितने सारे सिटीजन्स हैं वो इक्वल हैं। तो देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ इन द स्टेट। तो रूल ऑफ लॉ स्टेट में होना ही चाहिए। अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट बार्कर ये लीगल पर्सनैलिटी दर्शाता है। डीपर रीज़न है इसका कि इक्वली क्यों होना चाहिए बिफोर द लॉ डिफरेंस में भी। तो इसको आप लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते, स्किप आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, वाइल एक्सप्रेसिंग हिज व्यू अबाउट लीगल इक्वलिटी J.R. Lucas has said equality before the law does not guarantee equal treatment by law but equal access to law।
जे.आर. ल्यूकस ने ये कहा कि इक्वालिटी बिफोर जो लॉ एक कॉन्सेप्ट दिया गया है वो ये गारंटी नहीं देता कि लॉ के नज़र में अगर इक्वल हैं तो इक्वल ट्रीटमेंट भी मिल रहा है और इक्वल एक्सेस भी लॉ का मिल रहा है। तो नो बडी इज लोली एज नॉट टू हैव रिकोर्स द कोर्ट, नो बडी इज सो माइटी एज टू नॉट टू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कोर्ट्स, एनी बडी कैन रिवोक द कोर्ट्स इन इट, एवरीबडी मस्ट रेंडर देयर ओबीडियंस। तो ये चीज़ है कि हर किसी के पास, अगर हम लोग कह रहे हैं कि कानून के नज़र में सब इक्वल है, तो ये हर किसी के पास मौका नहीं होता कि हर कोई जाकर के कोर्ट में इस चीज़ को उठा सके, हर कोई जाकर के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे रख सके। तो आफ्टर रीडिंग दिस व्यू रिटेन अबव वी कैन से दैट बाय लीगल एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी वी मीन दैट एवरीबडी हैज़ इक्वल एक्सेस टू लॉ। तो जितना हम लोग को व्यूज़ मिला है उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि लॉ के नज़र में सारे कोई इक्वल बिफोर लॉ एंड कैन अप्रोच द कोर्ट्स, और वो जाके कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और लॉ इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 थिंग्स। ठीक है, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि लीगल डायमेंशन जो है इक्वालिटी का उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही है कि लॉ के नज़र में सारे कोई इक्वल हैं, कास्ट, रिलीजन, कलर, क्रीड और जेंडर के बेसिस पे कानून जो है वो आपको अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं देगा, वो अकॉर्डिंग टू लॉ ही काम करेगा। तो ये हमारे आर्टिकल 14 में भी लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू अ पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये आर्टिकल 14 आप मेंशन कर देना जब भी इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ आप ये देना कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब होता है कि हर किसी पर्सन को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तरफ से इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा। हर जो भी सिटीजन हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का राइट है, मतलब अगर उनकी फंडामेंटल राइट्स को कोई हानि पहुंचाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अकॉर्डिंग, मतलब आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जितने भी रिट्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वो कोर्ट में जाकर के केस कर सकता है। तो ये चीज़ है। तो अपना व्यूज़ देते हैं कौन, प्रोफेसर डाइसी, और वो कहते हैं विथ अस एवरी ऑफिशियल फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू अ कांस्टेबल और अ कलेक्टर ऑफ टैक्स इज अंडर द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी एक्ट डन विदाउट लीगल ज्यूरिसडिक्शन एज एनी अदर सिटीजन। तो ये डाइसी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर के कांस्टेबल तक या फिर वो टैक्स कलेक्ट करता हो, सबके पास इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सभी कोई लीगल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सिटीजन ही क्यों ना हो। तो इन ब्रीफ हम कह सकते हैं कि लॉ हमें इक्वल प्रोटेक्शन देता है। लॉ हमें क्या करता है, इक्वल प्रोटेक्शन देता है और वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो प्रोविजन ऑफ इक्वल लॉस, इक्वल लॉ से रिलेटेड प्रोविजन क्या है, लीगल इक्वालिटी ऑल्सो मीन्स प्रोविजन ऑफ इक्वल लॉस फॉर ऑल। तो ये चीज़ है, लॉ भी इस पे बनाई गई है, प्रोविजंस भी हैं इक्वल लॉस। तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ मीन्स दैट अमंग्स द इक्वल द लॉ शुड बी इक्वली एडमिनिस्टर्ड एंड लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। मतलब आइवर जेनिंग्स ने कहा कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है इसका मतलब यही है कि सारे लोग के लिए जो कानून है वो सेम हो और सेम ही सबको ट्रीट किया जाए। इक्वल राइट्स टू ऑल, सारे कोई जो राइट्स हैं, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे सिटीजन्स के लिए इक्वल हो, इक्वली सबको प्रोवाइडेड हो। तो इक्वल राइट शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल द सिटीजन्स एंड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा सुप्रीम लॉ है, जो सुप्रीम लॉ है हमारे कंट्री का, जो हर एक सिटीजन्स को स्टेट में इक्वली राइट्स इंजॉय कराता है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन पब्लिक अपॉइंटमेंट्स, जो भी पब्लिक अपॉइंटमेंट होती हैं उसमें सारे कोई को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए। तो अकॉर्डिंग टू लॉ एवरी सुटेबल और एलिजिबल कैंडिडेट जो हैं उन्हें इक्वल चांस और इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इन पब्लिक सर्विसेज। बट रिमेंबर दैट द स्टेट कैन फिक्स क्वालिफिकेशन फॉर डिफरेंट जॉब्स। लेकिन स्टेट क्या करती है, डिफरेंट जॉब्स के लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशन है। तो अगर आप एलिजिबल होगे तो आप उसको फिल कर सकते हो और दूसरी बात, आप में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है स्पेशल प्रोविजन फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे कि आपने कहा कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पब्लिक अपॉइंटमेंट में मिल रही है, तो फिर आरक्षित वाली, आरक्षण वाली चीज़ कहाँ से आ गई, रिजर्वेशन वाली चीज़। तो वही चीज़ है, ये भी हमारे इसके साथ साथ ये क्लॉज ऐड हुआ है कि जो वीकर सेक्शन है हमारे सोसाइटी को, उनको स्पेशल प्रोविज़न दिए जाएंगे। ये भी लॉ में लिखा हुआ है कि लॉज ऑफ द स्टेट गिव स्पेशल प्रिविलेज और फैसिलिटी जो भी
वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, तो प्रोविजंस और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, जिससे हेल्प मिलेगा उनके सेक्शन को डेवलप करने में, सोसाइटी में उनका सेक्शन की डेवलपमेंट हो, इसीलिए उनको स्पेशल प्रिविलेज दी जाती हैं। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो द लीगल डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी ऑल्सो डिमांड, ये जो लीगल डायमेंशन है इक्वालिटी का, ये भी डिमांड करती है कि कास्ट, रेस, रिलीजन, ये सब पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सारे कोई इक्वल हो, सीधी सी बात है। तो इंडिया क्या करता है, इंडिया क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। Absence of special privilege. The legal aspect of equality demand that there should be no class with special privilege, as a special privilege create inequality. तो लॉ के एस्पेक्ट से, अगर लीगल एस्पेक्ट से देखा जाए तो इक्वलिटी ये डिमांड करता है कि जो स्पेशल प्रिविलेज है वो ना दिया जाए किसी भी क्लास को, क्योंकि ये क्या करता है, ये इनइक्वलिटी क्रिएट करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं रैशनल बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। Though the absence of discrimination is a characteristics of equality, state is empowered to make, state के पास ये पावर है, हमारे पास क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन एकदम ख़त्म करना है, भेदभाव ख़त्म करना है, ये इक्वलिटी का एक पार्ट है। तो इसी तरह स्टेट के पास एक पावर है, एक स्पेशल प्रोविज़न जो कि वीकर सेक्शन को दिया जाए, बैकवर्ड जो सेक्शन है हमारे सोसाइटी के, जैसे वुमेन, चिल्ड्रेन एक्सेट्रा, इन्हें प्रोविजंस दिया जाए और इन्हें स्पेशल प्रिविलेज दिया जाए। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं दैट द लीगल इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ और वन लॉ फॉर एवरी सिटीजन, इक्वल पनिशमेंट, वन ब्रीच ऑफ लॉ। मतलब कि सारे लोग जो हैं लीगली क्या हैं, इक्वल हैं इन द आई ऑफ लॉ, लॉ के नज़र में सारे कोई इक्वल है, हर किसी के लिए सेम लॉ है, किसी के लिए कोई डिफरेंट लॉ नहीं है, हर किसी के लिए क्या है, सेम पनिशमेंट है। सेम लॉ, सेम गलती के लिए आपको क्या मिलेगा, सेम पनिशमेंट मिलेगा, डिफरेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी पे। पॉलिटिकल इक्वालिटी मीन्स, पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, डैट ऑल द सिटीजन्स ऑफ स्टेट आर प्रोवाइडेड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं, हमारे स्टेट हैं, इसमें लोगों को इक्वली पॉलिटिकल राइट्स मिले। सिटीजन्स सारे लोग जो भी हैं पॉलिटिकली वो पार्टिसिपेट करें अपने स्टेट में, और पॉलिटिकल राइट्स आर गिवन ओनली इन डेमोक्रेटिक स्टेट। जो भी स्टेट, जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, उन्हीं कंट्री को पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। और डिक्टोरियल स्टेट्स जो है, जहाँ पे डिक्टेटरशिप चलती है, वहाँ कॉमन पीपल पार्टिसिपेट नहीं करते। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी पॉलिटिकली चीज़ में कॉमन पीपल पार्टिसिपेट नहीं करते, जहाँ पे क्या है, डिक्टेटरशिप है। जो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है वही लीगल, वही आपका पॉलिटिकल इक्वलिटी में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये फिलोसोफर का डेफिनेशन है, पढ़ लेना। इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन इज शेयर होल्डर इन पॉलिटिकल पावर एंड ही बिकम शेयर होल्डर इन पॉलिटिकल पावर विद द यूज ऑफ राइट टू वोट। इसका मतलब क्या है, जितने भी अपने जो सिटीजन्स हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जितने भी सिटीजन्स हैं वो पॉलिटिकल पावर के शेयर होल्डर हैं। और वो शेयर होल्डर कब बनते हैं, कैसे वो दिखाते हैं कि वो शेयर होल्डर हैं, जब वो अपना वोटिंग देने का राइट जो है उसको यूज़ करते हैं। जब कोई इंसान अपने वोट देने का राइट यूज़ करता है तो वो ये दिखाता है कि वो पॉलिटिकल पावर का क्या है, शेयर होल्डर है। तो द पीपल आर द सेंटर ऑफ द पॉलिटिकल पावर। जो लोग हैं, जो पीपल है, वो पॉलिटिकल पावर की क्या है, सेंटर है। और गवर्नमेंट उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब गवर्नमेंट जो भी करेगा वो उनके लिए करेगा। तो and the government is responsible before them. तो if need arises they can change the government with the use of right to vote. और जब भी ज़रूरत पड़े, ये arise हो प्रॉब्लम कि हमें गवर्नमेंट चेंज करना है, तो हम अपने राइट टू वोट का पावर यूज़ करके गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये एक तरह का क्या है, पॉलिटिकल राइट है, और ये एक तरह का लीगल राइट है। ठीक है, अब आते हैं पॉलिटिकल डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी, इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फर्स्ट है राइट टू वोट। ये बहुत ही इजी है, इसको रीड कर लेना कि किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सबको वोट देने का राइट है जो भी 18+ एज के हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है राइट टू कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन। कोई भी एक सिटीजन्स
इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, हर सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, जो भी 25 ईयर्स ऑफ एज का है। In India, every citizen who is 25 years of age and now is not declared ineligible to contest election by the court, जो भी 25 साल का हो गया है वो ineligible नहीं कहलाएगा। मतलब सीधा सा बात अगर बोले तो 25 साल के हो जाने पे हम right to contest मतलब participate election में contest कर सकते हैं। Can contest election to become a member of state legislature, और लोकसभा के लिए हम participate कर सकते हैं, इलेक्शन में लड़ सकते हैं। एज का इसमें बस ये है कि 25 प्लस होना चाहिए। Right to hold public office. To establish political equality, every citizens need to be given the right to hold public office. No office should be monopoly of any particular class. In India, every citizen is given the right to hold any public office. कोई भी citizen है उन्हें ये right है कि वो किसी भी तरह का public office को hold कर सकते हैं, अपना basic जो उनका qualification है उसको fulfill करे, जो basic criteria है उसको fulfill करते हुए तो वो कोई भी public office को hold कर सकते हैं। Next है right to petition. In democracy, people के पास right है कि वो अपना पिटीशन डाल सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, या कुछ ऐसा है तो वो क्या डाल सकते हैं, रिड्रेसल फॉर देयर ग्रीवेंस। सच पिटीशन कैन बी मेड, इंडिविजुअली भी वो डाल सकते हैं और कलेक्टिवली भी डाल सकते हैं अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये है राइट टू पिटीशन। नेक्स्ट आता है राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल राइट्स में ये भी आता है कि हम गवर्नमेंट को अपने द्वारा क्रिटिसाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये क्या करता है, दिस हेल्प इन मेकिंग द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल। जितना हम गवर्नमेंट को उसके काम के लिए क्रिटिसाइज करेंगे सही वे में तो वो गवर्नमेंट के ड्यूटीज़ को और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाएगा। मतलब ये भी गवर्नमेंट देखेगा कि हाँ मेरी इधर गलती हो रही है तो वो क्या करेगा कि गवर्नमेंट को और भी रिस्पॉन्सिबल बनाएगा। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ सिटीजन। तो ये भी हेल्प करता है सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो पीपल हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगल मेथड से क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं बिना वायलेंट मेथड यूज़ किए बिना। तो यूज क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी शुड नॉट बी हार्म। और जब भी हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो ये हम ध्यान में रखें कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं कर सकते। हम एक मतलब बिना वायलेंस का यूज़ किए, बिना किसी को हार्म किए क्रिटिसाइज करेंगे गवर्नमेंट को। तो ये चीज़ है। राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। हमारे पास एक डेमोक्रेटिक पर्सन में हर पर्सन के पास राइट है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म कर सकते हैं और उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर भी बन सकते हैं अपने इंटरेस्ट, ह्यूमन बीइंग के इंटरेस्ट को उजागर करने में। और मेन कैन बिकम द मेंबर ऑफ एनी एसोसिएशन, और कोई भी इंसान किसी भी एसोसिएशन का मेंबर बन सकता है। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, मेकिंग प्रोविजन ऑफ बीइंग इक्वली पॉलिटिकल राइट्स। सबके पास बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हो। नेक्स्ट आते हैं सोशल डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी का सोशल डायमेंशन क्या है, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इक्वलिटी केम एज रिवॉल्ट अगेंस्ट सोशल इनइक्वलिटीज़। कंट्रीज़ जहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत ही रिजिड हैं वहाँ पे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। बेसिस पे, किसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, रिलीजन के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे क्या होता है कि सोसाइटी में इनइक्वलिटी है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो द पीपल ऑफ दिस कंट्री रिवोल्टेड अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन। तो जहाँ ये डिस्क्रिमिनेशन होता था वहाँ के कंट्री के लोग क्या करने लगे, रिवॉल्ट करने लगे इस डिस्क्रिमिनेशन को लेके। तो बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर ने ये स्टार्ट किया सोशल रिफॉर्म कि ये जो इनइक्वालिटी वाली चीज़ है सोसाइटी में इसे हमें हटाना पड़ेगा। तो विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन और डेमोक्रेसी, जैसे जैसे एजुकेशन फैला और डेमोक्रेसी फैला तो ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी का ये भी धीरे धीरे फैलने लगा और डिस्क्रिमिनेशन जो होता था कास्ट, कलर और क्रीड के बेसिस पे वो एबॉलिश हो गया हमारे सोसाइटी में। और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ल्ड के अलग अलग प्रोविजंस हैं जिससे सोशली इनइक्वालिटीज़ को इरेडिकेट यानी कि ख़त्म और कम किया जा सके। तो बट इन स्पाइट ऑफ दिस सोशल इनइक्वालिटीज़ आर स्टिल प्रिवेलिंग इन फ्यू कंट्रीज़। इतना करने के बाद भी फ्यू कंट्रीज़ में क्या है, इनइक्वालिटी है सोसाइटी में। तो एपर्थेड, ये क्वेश्चन आता है कि एपर्थेड है क्या, ये इंपॉर्टेंट एक वर्ड है। एपर्थेड इज स्टिल देयर इन मेनी कंट्रीज। स्लोगन कीप ब्रिटेन वाइट एंड कीप अफ्रीका ब्लैक। एपर्थेड क्या है, ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है।
मतलब रेस के बेसिस पे और कलर के बेसिस पे ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, जहाँ पे लोग कहते थे कि जो वाइट पीपल है यानी कि जो गोरे लोग हैं उनको ब्रिटेन में रखा जाए और जो ब्लैक हैं जिनका कलर ब्लैक है उन्हें अफ्रीका में रखा जाए। तो इससे एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ जिसको कहते हैं अपार्थाइड। साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक लोग थे उन्हें इक्वल राइट्स नहीं दिया जाता था कंपैरेटिवली टू वाइट जो लोग थे यानी कि जो लोग गोरे थे। तो बिफोर इंडिपेंडेंस अनटचेबिलिटी वाज प्रिविलेंट इन आवर कंट्री। तो ये तो बाहर की कंट्री की चीज़ें हो गई, लेकिन अब हमारे कंट्री के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज़ादी से पहले अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद ये डिक्लेयर किया गया कि जो अनटचेबिलिटी है ये एक क्राइम है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी डाला गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इट इज डिक्लेयर्ड अ क्राइम। व्हाट इज द क्राइम? अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम। तो सोशल डायमेंशन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम लोग की क्या है। एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। ये जो सोशल इक्वलिटी है ये कंसीडर करता है कि हर एक इंडिविजुअल को सोसाइटी में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना देखने को मिले। ये डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है और ये स्पेशल प्रिविलेज जो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दिए जाते हैं उसे भी ये वॉयलेट करता है। मतलब दिस इज़ द वायलेशन ऑफ द सोशल डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी। जो लोग को स्पेशल प्रिविलेज दिए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है, ये वॉयलेशन है सोशल इक्वलिटी का। तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी के साथ ना हो, कास्ट, रिलीजन, कलर और क्रीड के बेसिस पे। तो सेकंड पार्ट भी वही है कि डिस्क्रिमिनेशन के ये अगेंस्ट है, वही चीज़ है, इसको रीड कर लेना। फ्री एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। हम लोग के पास किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं, हम कोई भी पब्लिक प्लेस पे जा सकते हैं, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, होटल, रोड। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो सिटीजन्स की प्रॉपर्टी है और सबके पास फ्री एक्सेस है कि वो जा सकते हैं। तो किसी भी क्लास के लिए ऐसा नहीं है कि अलाउ नहीं करा गया है। तो ये एक बेसिक चीज़ है। नेक्स्ट है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए हमारे सोसाइटी में। मेन और वुमेन दोनों को इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, वही चीज़ है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो अपॉर्चुनिटी है वो इक्वल मिलना चाहिए। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए कास्ट, रिलीजन और जेंडर को लेकर के। Provisions of equal rights. The principle of social equality demands that there should be equal rights for all. ये जो equal rights क्या है, ये हम सबको मिलना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वही चीज़ है, वही साउथ अफ्रीका का ब्लैक वाला चीज़, इसमें भी वही चीज़ है, रीड आउट कर लेना। Provision of protective discrimination. Through discrimination are against the principle of social equality. Discrimination क्या है? social equality के against है। मतलब क्या है कि कुछ circumstances में discrimination ज़रूरी हो जाता है। As in India special provision जो दिया गया है, जैसे शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, तो ये लोग को क्या दिया गया है? स्पेशल प्रोविज़न दिया गया। तो एक तरह का ये जो नॉर्मल जनरल लोग हैं इनके साथ क्या हो रहा है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन एक तरह का हो रहा है। तो ये क्या है? एक तरह का प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब एक पार्ट ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए ये डिस्क्रिमिनेशन लेकर के आ रहे हैं। तो ये भी क्या है? सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन की वजह से दी गई है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, आप लोग इसको गो थ्रू कर लेना, इसको रीड कर लेना कि सच डिस्क्रिमिनेशन आर नोन एज प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, जो मैंने बताया। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी। तो इकोनॉमिक इक्वलिटी क्या कंसीडर करता है कि ऑल इक्वलिटी बिकॉज वेयर देयर आर पुअर एंड रिच, सोशल, पॉलिटिकल एंड लीगल इक्वलिटी इज नॉट पॉसिबल देयर। मतलब कहा जा रहा है कि जहाँ पे अमीरी और गरीबी है वहाँ पे जो पॉलिटिकल, लीगल इक्वलिटी है पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो रूशो ने लिखा है अपने फेमस बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कि द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी सच विच अलाउज नाइदर रिच मैन नॉर बेगर्स टू इंक्रीज। मतलब जो भी गवर्नमेंट का पॉलिसी होना चाहिए वो अलाउ करता है कि ना वो रिच को दिया जाए ना कि बेगर्स को इंक्रीज किया जाए। मतलब दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाए, किसी एक को कंसिडर ना किया जाए। तो अकॉर्डिंग टू रूशो पुअर एंड रिच आर साइमल्टेनियसली डेंजरस फॉर इक्वलिटी एंड द होल सोसाइटी। तो कहा जा रहा है रूशो के अकॉर्डिंग कि ये जो पुअर और रिच का जो एक मैटर है कि जो पुअर है, जो रिच हैं, ये हमारे सोसाइटी के लिए और इक्वलिटी पर्सपेक्टिव से ये क्या है? डेंजर है कि जहाँ पे पुअर और रिच आ गया वहाँ पे इक्वलिटी हो ही नहीं सकता है।
तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी डज नॉट मीन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि मनी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब होता है कि हर पर्सन को इक्वल चांस दिया जाए कि वो इक्वली चीज़ को अर्न कर सकें, मतलब कि सभी को इक्वल चांस मिलना चाहिए अर्न करने के लिए। तो मेंस फंडामेंटल नीड्स शुड बी फुलफिल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी शुड बी फेयर। तो जो भी एक बेसिक नीड है इंसान का वो फुलफिल होना चाहिए और जो बेसिक मनी डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर तरीके से होना चाहिए। तो प्रोफेसर लेस्की ने क्या कहा, देयर मस्ट बी सफिशियंसी फॉर ऑल बिफोर देयर कैन बी सुपरफ्लूटी फॉर अ फ्यू। तो ये चीज़ है, आई हैव नो राइट टू ईट केक इफ माई नेबर बिकॉज ऑफ माई दिस राइट इज कंपेल्ड टू गो विथआउट ब्रेड। तो ये सब चीज़ आप ऐड कर सकते हो, अगर दिमाग में जा रहा है तो, नहीं करना है तो नहीं भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि जो स्कॉलर्स का डेफिनेशन होता है वो एग्जैक्ट लिखना पड़ता है। इकोनॉमिक इक्वलिटी का क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का अफेक्ट क्या पड़ता है। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अफेक्ट्स टोटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पे ये अफेक्ट डालता है। पॉलिटिकल पावर गेट्स कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द रिच पीपल एंड दे यूज दिस पावर फॉर देयर ओन एंड्स। जो पॉलिटिकल पावर हैं वो रिच के हाथों में कंसंट्रेटेड हो जाती हैं और वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को और लोगों को यूज़ करते हैं। तो रॉबर्ट ए डाल के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट अ क्लोज रिलेशनशिप है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इक्वलिटी में। तो ही थिंक्स दैट द कंट्रीज वेयर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आर प्रिवेलिंग आर मोर प्रोन टू रिवोल्यूशन। इफ वी वांट टू स्टेब्लिश पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इकोनॉमिक इक्वलिटी इज वेरी नेसेसरी। मतलब अगर हमें पॉलिटिकल चीज़ स्टेबल चाहिए तो हमें इकोनॉमिक इक्वलिटी लाना और रखना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी। तो इकोनॉमिक डायमेंशन से देखा जाए तो इक्वलिटी का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सारे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए अर्न करने के लिए। सेम जॉब के लिए सेम वेज यानी सेम सैलरी मिलनी चाहिए। और सभी की जो बेसिक नीड है, फूड क्लोथ शेल्टर, ये जो बेसिक नीड है हर इंडिविजुअल की वो फुलफिल होनी चाहिए। हर किसी के सर पे छत होनी चाहिए, ये चीज़ है। नेक्स्ट आता है टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी हमारे सोसाइटी में है वो रिड्यूस हो, ये जो गैप है रिच और पुअर का ये कम किया जाए और प्रोविजंस लाया जाए इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेकर के। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रहा है तो उससे रिलेटेड प्रोविजन आए, सिकनेस, ओल्ड एज, तो ये सब पर्पस के लिए क्या आए, प्रोविजन आए। तो टू मीट दिस पर्पस प्रोविजन शुड बी मेड ऑफ फ्री मेडिकल एड, ओल्ड एज पेंशन। तो ये सब को फुलफिल करने के लिए ही गवर्नमेंट लेके आती है, ओल्ड एज पेंशन लेके आती है, ओल्ड एज होम्स प्रोवाइडेड हैं पुअर और ओल्ड पीपल के लिए, कि जो लोग हैं उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी दी जाए टिल द एंड ऑफ द लाइफ। और जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मतलब जो भी हमारा वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो। मतलब द अनइक्वल एंड अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी गिव बर्थ टू क्लासेस। अगर हम लोग जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे अनइक्वली करेंगे तो हमारे जो सोसाइटी है उसमें क्लासेस का बर्थ हो जाएगा। मतलब जो पहले हम लोग क्लासेस पढ़ते थे कि अमीर गरीब ये वो क्लास है, तो इसका बर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, देयर शुड बी जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी सो दैट रिच डू नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर। मतलब जो भी वेल्थ है उसका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करो सोसाइटी में, जिसके वजह से जो गरीब लोग हैं उनको जो रिच लोग हैं वो एक्सप्लॉइट ना कर सकें। ठीक है, मतलब ऐसा सोसाइटी ना होना चाहिए कि जो रिच है वो रिच होते जा रहा है और पुअर होते जा रहा है। हम लोग को ये सोसाइटी बनाना है जिसमें ये जो गैप है रिच और पुअर का ये क्या हो जाए, ये हम लोग का कम हो जाए और धीरे धीरे करके ख़त्म होना तो बहुत दूर की बात है, एटलीस्ट ये गैप जो है वो कम हो जाए। तो इट क्रिएट्स वॉर लाइक सिचुएशन, तो एक वॉर लाइक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है सोशल हार्मोनी में, ये जो पुअर रिच का बात है। तो जस्ट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि किसी भी फ्यू पर्सन के पास किसी भी चीज़ का मोनोपोली ना हो। ठीक है, ये फ्यू हैंड्स में किसी भी वेल्थ को एक कुछ हाथों में ना दिया जाए। जनरली ये देखा जाता है कि जो कंट्रोल है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, दे एक्सप्लॉइट द लेबरर्स एंड दे डू नॉट गिव देम रीजनेबल वेजेस एंड देयर फैसिलिटीज एक्सेट्रा। मतलब जो ओनरशिप वाला पार्ट आ जाता है, तो जो ओनर होते हैं वो क्या करते हैं, लेबर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उन्हें कम वेज देते हैं उनके काम के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है कि ओनरशिप वाले चीज़ को दर्शाता है और ये
एक सोशल इनइक्वालिटी लेकर के आता है। फिक्स्ड आवर्स टू वर्क, तो क्या होता है, जो भी काम करते हैं लेबर, उनके लिए जो काम है वो फिक्स्ड कर देना चाहिए कि उन्हें इतने घंटे काम करना है, सो दैट द लेबरर्स आर नॉट मेड टू डू ओवर वर्क एंड दे ऑल्सो गेट टाइम टू रेस्ट। और इससे क्या होगा कि वो ओवर वर्क भी नहीं करेंगे और उन्हें रेस्ट करने का भी टाइम मिल जाएगा। तो मीट दिस पर्पस द प्रोविजन, बहुत सारे प्रोविजन है इसको फुलफिल करने के लिए, जैसे फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, हॉलीडेज, एक्स्ट्रा वेजेस, जो भी एक्स्ट्रा काम करेंगे वो अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग, तो वो उन्हें एक्स्ट्रा वेज मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो शुड बी मेड बाय लॉ एज इट विल सेव द लेबरर्स ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फैक्ट्री ओनर्स। तो ये क्या करता है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लॉयटेशंस, जो लेबर को एक्सप्लॉयट करती हैं, उन चीज़ों से बचाता है ये सारे प्रोविजंस। एब्सेंस ऑफ ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, तो यहाँ पे क्या है, देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन इन द सोसाइटी। इनफैक्ट वाइल लिविंग इन द सोसाइटी, इंडिविजुअल्स जो हैं सोसाइटी में, उन्हें डिफरेंट डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। कितने लोग होते हैं उनके पास सफिशिएंट फूड नहीं मिलता उन्हें खाने का। दे फॉल टू अरेंज मेडिसिन इन केस ऑफ सिकनेस, जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो मेडिसिन उनको अरेंज करने में दिक्कत होती है, कपड़े खरीद नहीं पाते, बुक्स खरीद नहीं पाते अपने बच्चों के लिए। तो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें कौन एक्सप्लॉइट करता है, रिच लोग, एंड दे आर फोर्स टू इंडल्ज इन इमोरल एक्टिविटीज़। जब लोग बहुत गरीब हो जाते हैं तो क्या होता है कि इनके पास अभी कुछ करने को नहीं है, तो रिच लोग इन्हें क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे और अपने अकॉर्डिंग, अपने विश के अकॉर्डिंग कोई भी इमोरल एक्टिविटी भी करवा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा के लिए, वो कहते हैं ना, अगर गरीबी हो तो पैसा के लिए कर सकता है, तो वही बात है यहाँ पे। तो सो टू इंश्योर इकोनॉमिक जस्टिस ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन शुड बी इरेडिकेटेड। अगर इकोनॉमिक जस्टिस हम लेकर के आते हैं, इससे रिलेटेड प्रोविजन को हम लोग लाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करके, तो ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो इन ब्रीफ वी कैन से दैट कि स्पेशल प्रोविजन आर नीड टू बी मेड स्टैब्लिश इकोनॉमिक इक्वालिटी। अगर हम लोग को इकोनॉमिक इक्वालिटी को स्टैब्लिश करना है तो स्पेशल प्रोविजन लाना ही पड़ेगा। जो भी पिछड़े लोग हैं, जो भी गरीब हैं, उनके लिए लाना ही पड़ेगा। उस समय हम ये नहीं कह सकते कि ये भेदभाव हो रहा है अमीरों के साथ में, ऐसा नहीं कह सकते। स्पेशल प्रोविजन लाना ही पड़ेगा जिससे कि रिच और पुअर का गैप क्या हो जाए, मिनिमाइज हो सके। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, लिबर्टी और इक्वलिटी, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है और दोनों टर्म एक दूसरे से कैसे लिंक्ड अप हैं। तो ये दोनों में एक क्लोज रिलेशनशिप है। वी कैन नॉट एवर थिंक ऑफ वन विथआउट द अदर। हम एक को एक के साथ लिंक ही करके देख सकते हैं, एक के बिना दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो पहले हम लोग मीनिंग पता करते हैं कि लिबर्टी मतलब क्या होता है। लिबर्टी मतलब होता है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे एक मैन की पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट मिले, ठीक है, वो होता है लिबर्टी। बट अ मैन लिविंग इन द सोसाइटी कैन नॉट बी गिवन लिबर्टी टू डू एनीथिंग विच इज़ अगेंस्ट सोशल और स्टेट इंटरेस्ट। मतलब कि क्या, एक इंसान को इतनी ऐसी लिबर्टी ना दी जाए कि वो अपने स्टेट के अगेंस्ट में आकर के कुछ करे, ठीक है। तो लिबर्टी कैसी होनी चाहिए, लिमिट में होनी चाहिए, जो कि एक पर्सनैलिटी को, किसी भी मैन के पर्सनैलिटी को क्या करे, डेवलप करे। तो टू नो द मीनिंग ऑफ लिबर्टी इन डिटेल, तो हम लोग नेक्स्ट पैरा में उसे पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी मीन्स क्या होता है, एक स्पेशल राइट और इक्वल चांस डेवलपमेंट के लिए मिले हर किसी को। तो ये हम लोग कहते हैं इक्वलिटी। अभी इक्वलिटी के बारे में ऊपर बहुत पढ़े हैं, तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी, अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग व्यूज़ दिए हैं लिबर्टी और इक्वलिटी के रिलेशनशिप को लेके। कुछ थिंकर्स का कहना है कि लिबर्टी और इक्वलिटी क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जैसे हॉग, हेग, फ्राइडमैन, एक्टन, टॉक्यूवेली, बेगेहॉट और मे एक्सेट्रा। इनका व्यू क्या है कि जो लिबर्टी और इक्वलिटी है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। और अदर फिलोसफर जैसे हेरिंगसन, मेटलैंड, ह्यूमे, गॉडविन, रूशो, एल्नॉट, टॉनी, पोलैंड, बार्कर एक्सेट्रा, इन लोगों का ओपिनियन है कि जो लिबर्टी है ये ऑपोजिट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंटरी है। कौन, लिबर्टी और इक्वलिटी। तो हम लोग दोनों व्यूज़ को कवर करेंगे। लिबर्टी और इक्वलिटी आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो सम इंटेलेक्चुअल्स का ओपिनियन ये है। तो व्हेन वी ट्राई टू एस्टेब्लिश लिबर्टी और इक्वलिटी गेट्स लॉस्ट, वी ट्राई टू ब्रिंग एन एबल एंड डिसेबल पर्सन ऑन द सेम लेवल विच रिजल्ट इन विदड्रॉइंग लिबर्टी ऑफ एन एबल पर्सन।
तो ये कहा जा रहा है कि जब अगर हम लोग देखते हैं कि लिबर्टी और इक्वलिटी लॉस्ट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो दो लोग को सामने रखते हैं, एक पर्सन रहेगा एबल और एक पर्सन रहेगा डिसेबल, ठीक है। और फिर वो दोनों को एक कंपैरिजन में हम लोग ये रिजल्ट से पता करेंगे कि ये दोनों ऑपोजिट हैं या इक्वल हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग देखते हैं कैसे लिबर्टी और इक्वलिटी एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो नेचर जो है, नेचर हैज़ नॉट क्रिएटेड ऑल मैन इक्वल, नेचर ने हर इंसान को इक्वल नहीं बनाया है। कुछ इंटेलेक्चुअल्स का कहना है कि इनइक्वलिटी हमारे सोसाइटी में नेचर का दिया हुआ गिफ्ट है, क्योंकि नेचर ने हर किसी को, हर इंसान को, हर मैन को इक्वल नहीं बनाया है। सम पीपल जो है वो इंटेलिजेंट हैं, कुछ डल हैं, कोई ब्यूटीफुल है, कोई अगली है। तो दीज इनइक्वालिटीज़ आर नॉट द क्रिएशन ऑफ मैन बट आर नेचुरल। तो ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं इस तरह के, वो मैन से क्रिएटेड नहीं, यानी कि इंसानों ने इसे क्रिएट नहीं किया, ये नेचुरली क्रिएट हुए हैं। तो अगेंस्ट द नेचुरल प्रिंसिपल वी ट्राइंग टू ब्रिंग इक्वालिटी मीनिंग ऑफ फोर्स, इन दिस वे वी वर्क अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। मतलब अगर हम लोग कह दें कि ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, तो ये नेचर के अगेंस्ट में बात हो जाएगी। इकोनॉमिक फ्रीडम एंड इक्वलिटी आर ऑपोजिट। Individualists are of the opinion that there should be free competition and free trade in economic sphere। जो इंडिविजुअलिस्ट हैं उनका ओपिनियन ये है कि हमारे स्टेट में फ्री कंपटीशन होना चाहिए और फ्री ट्रेड होना चाहिए इन इकोनॉमिक स्पेयर। तो दिस विल हेल्प एवरी सिटीजन्स कि वो हर स्पेयर में क्या कर सके, प्रोग्रेस कर सके। बट वी नेवर ट्राई टू स्टैब्लिश इकोनॉमिक इक्वलिटी, लेकिन हम लोगों ने कभी भी इकोनॉमिक इक्वलिटी स्टैब्लिश करने को नहीं सोचा। इट बिकम्स हिंडरेंस इन द वे ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी, और ये चीज़ क्या हो जाता है, इकोनॉमिक लिबर्टी में भी एक दरार डालती है कि हम इकोनॉमिक इक्वलिटी तो नहीं ला सकते, तो इकोनॉमिक लिबर्टी कहाँ से लेके आएंगे। तो दिस रिजल्ट्स इन लिमिटिंग इकोनॉमिक लिबर्टी ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये इसका रिजल्ट क्या है कि इकोनॉमिक लिबर्टी भी ह्यूमन बींग्स के लिए लिमिट कर दी जाती है। कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल फेल टू शो देयर कॉम्पिटेंसी। तो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स क्या होते हैं कि वो कॉम्पिटेंसी शो करने में फेल हो जाते हैं, मतलब अपने दिए गए टास्क को वो पूरा नहीं कर पाते। तो व्हेन वी गिव इक्वल राइट्स, अगर हम किसी को इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, तो जो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल हैं वो कॉम्पिटेंसी शो ही नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल मान लो, एक डेमोक्रेसी में हर इंसान गुड और बैड होता है, अच्छा और ख़राब होता है, और सारे किसी के पास पॉलिटिकल राइट हैं। तो हम गुड और बैड में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो वो चीज़ है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल फ्रीडम इज़ रॉन्ग। अगर ये प्रिंसिपल देखा जाए कि सभी कोई को इक्वल फ्रीडम दिया गया है, तो ये रॉन्ग है। टू कीप ऑल मैन आर ऑन द सेम लेवल, हर किसी को अगर हम लोग सेम लेवल पे ले आते हैं और हर किसी को इक्वली ट्रीट करते हैं, तो ये क्या है, इज़ नॉट ओनली रॉन्ग, ये गलत ही नहीं बल्कि इमोरल भी है, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से अलग है, हर किसी का स्टेटस अलग है अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंट, डल, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड। तो हर किसी को कहना कि सारे लोग इक्वल हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। तो टू ट्रीट अ डॉक्टर एंड इंजीनियर, प्रोफेसर, लेबरर एंड अनएम्प्लॉयड इक्वली इज़ इनजस्टिस। अगर हम लोग सारे लोगों को इक्वली ट्रीट करने लगे, मान लो एक डॉक्टर और एक लेबर, और ये दोनों के बेसिस पे हम लोग ये दोनों को अगर इक्वली ट्रीट कर दिए, तो ये डॉक्टर के साथ क्या हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगा। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं, क्या हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लिबर्टी और इक्वलिटी ये दोनों दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, ऑपोजिट है, ये दोनों इक्वल नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है, सम स्कॉलर्स ने कहा कि लिबर्टी और इक्वलिटी जो है वो, तो कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने क्या कहा कि लिबर्टी और इक्वलिटी दोनों ऑपोजिट नहीं है, मतलब कि क्या, दोनों सेम हैं, दोनों टर्म में सेम है। तो इसको रीड कर लेना। हम लोग आते हैं सीधे पॉइंट पे कि क्यों इन्होंने ऐसा कहा कि लिबर्टी और इक्वलिटी सेम है, क्योंकि दोनों का पर्पस सेम है। अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसोफर, लिबर्टी और इक्वलिटी का पर्पस सेम है। अगर द एम ऑफ लिबर्टी और इक्वलिटी इज़ टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर, लिबर्टी और इक्वलिटी का यही एम है कि वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जहाँ पे लोगों का ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। और जब दोनों का जो पर्पस है, एम है, वो सेम है, तो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट कैसे ही हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है पर्पस ऑफ बोथ इज सेम, दैट इज वाई दोनों एक सेम है।
नेक्स्ट आता है फॉर द एन्जॉयमेंट ऑफ फ्रीडम इक्वलिटी इज नीडेड। अगर हम लोग को फ्रीडम एंजॉय करना है तो इक्वलिटी की ज़रूरत है। अगर इन द एब्सेंस ऑफ इक्वलिटी लिबर्टी कैन नॉट बी एंजॉय। अगर जहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, इक्वलिटी एब्सेंट है, वहाँ पे हम लोग लिबर्टी को एंजॉय नहीं कर सकते। वी कैन नॉट थिंक दैट अ पुअर एंड अ रिच मैन कैन एंजॉय लिबर्टी इक्वली। हम लोग ये सोच भी नहीं सकते कि पुअर और रिच मैन लिबर्टी को इक्वली एंजॉय करें। ठीक है, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो द ओनली वे टू एंजॉय लिबर्टी इज टू क्रिएट इक्वलिटी फर्स्ट। तो एक ही तरीका है जिससे हम लोग की लिबर्टी इंजॉय कर सकते हैं, वो क्या है कि पहले इक्वल करें चीज़ों को। ठीक है, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन इफ लिबर्टी, इट लाइज इन इक्वलिटी। लिबर्टी का एक ही सॉल्यूशन है जो कि इक्वलिटी में है। तो फॉर सिविल लिबर्टी इक्वलिटी बिफोर लॉ इज मस्ट। सिविल लिबर्टी के लिए इक्वलिटी बिफोर लॉ जरूरी है। सिविल लिबर्टी इज वन विच वन एंजॉयज बाय बीइंग द मेंबर ऑफ द स्टेट एंड दिस लिबर्टी वन कैन एंजॉय ओनली व्हेन देयर आर प्रोविजंस ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। सिविल लिबर्टी का मतलब होता है कि एक पर्सन एंजॉय कर रहा है अपने स्टेट में मेंबर होने का पावर। हम एक स्टेट के मेंबर हैं, हम एंजॉय क्या कर रहे हैं? सिविल लिबर्टी। ठीक है, हम वेस्ट बंगाल के मेंबर हैं तो हम क्या एंजॉय कर रहे हैं? सिविल लिबर्टी। एंड ये जो लिबर्टी है वो तभी इंजॉय कर पाएगा जब इक्वलिटी बिफोर लॉ रहेगी। अगर कानून के नज़र में सब इक्वल हैं तभी लोग लिबर्टी को एंजॉय कर पा रहे हैं। इफ़ दिस इज़ नॉट देयर, सिविल लिबर्टी क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस हो जाएगा। तो फॉर नेक्स्ट आता है फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आर नीडेड। अगर हमें पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए तो इक्वल अपॉर्चुनिटी भी ज़रूरी है। और इक्वल अपॉर्चुनिटी किसका पार्ट है? इक्वलिटी का। तो ये दोनों क्या कहा जा रहा है? सेम ही है। मतलब जब पॉलिटिकल लिबर्टी मीन्स क्या होता है कि मैन शुड बी गिवन इक्वल चांसेस, पॉलिटिकली अफेयर्स में लोगों को इक्वल चांसेस मिले। तो ये तभी होगा जब पॉलिटिकल लिबर्टी मिलेगी हमें। तो जब फ्रीडम मिलेगा तभी हम लोग इक्वली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो एक दूसरे के बिना क्या है? ये एक मीनिंगलेस है। टुडे अ पुअर मैन कैन नॉट एंजॉय दैट मच लिबर्टी एज अ रिच मैन एंजॉय। अभी के समय में एक गरीब आदमी उतना लिबर्टी एंजॉय नहीं कर सकता जितना एक रिच आदमी कर सकता है। तो इक्वलिटी ज़रूरी है हर स्पेयर में। नेक्स्ट आते हैं लिबर्टी और इक्वलिटी दोनों ही पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के। दोनों ही क्या हैं? पिलर्स हैं। तो इफ़ देयर इज ओनली लिबर्टी नॉट इक्वलिटी और वाइस वर्सा देन डेमोक्रेसी विल बी मीनिंगलेस। अगर लिबर्टी रहा इक्वलिटी नहीं रहा, इक्वलिटी रहा लिबर्टी नहीं रहा, तो डेमोक्रेसी क्या हो जाएगी? मीनिंगलेस हो जाएगी। तो दोनों का क्या है? आपस में क्लोज रिलेशनशिप है। बोथ हैव डेवलप्ड साइड बाई साइड। हम लोग हिस्ट्री से पढ़ते आ रहे हैं, आफ्टर रीडिंग जब हम लोग ने हिस्ट्री पढ़ा, इक्वलिटी एंड लिबर्टी क्या हो रहा है कि दोनों ही हमें एक स्ट्रगल के दौरान मिला है। मतलब आफ्टर स्ट्रगल ये दोनों चीज़ हमें मिली है। क्या? इक्वलिटी और लिबर्टी। जब फ्रांस में हुआ तो क्या हम लोग ने डिवाइड किया? मतलब फ्रांस के फ्रेंच लोगों ने क्या डिमांड किया? इक्वलिटी और लिबर्टी। तो वैसे ही चीज़ है, बिकॉज दे वे आर कॉन्शियस दैट वन इज़ मीनिंगलेस विथआउट द अदर। क्योंकि वो लोग चीज़ ये जानते थे कि एक चीज़ के बिना एक अधूरा है। मतलब अगर सिर्फ इक्वलिटी मांग लेंगे तो लिबर्टी नहीं, लिबर्टी मांग लेंगे तो इक्वलिटी नहीं। इसीलिए फ्रांस के लोगों ने दोनों को साथ में ही मांगा, इक्वलिटी एंड लिबर्टी। आते हैं कंक्लूजन पे। आफ्टर रीडिंग दोनों ओपिनियंस हम लोगों ने पढ़ा, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन इक्वलिटी एंड लिबर्टी इज दैट आर नॉट अपोज टू ईच अदर, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोज हु ट्रीट देम ऑपोजिट डू नॉट नो द रियल मीनिंग ऑफ बोथ। जो भी समझते हैं कि दोनों ऑपोजिट हैं वो लोग रियल मीनिंग जानते ही नहीं है दोनों टर्म का। ठीक है, ये इसका निकलता है कंक्लूजन। तो अगर हम लोग पॉजिटिव वे में पढ़ते हैं, पॉजिटिव मीनिंग में पढ़ते हैं, तो इक्वलिटी और लिबर्टी क्या है? क्लोजली रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड पब्लिक लिबर्टी। इसको क्या है? आप लोग खुद से गो थ्रू करोगे। ठीक है, अभी मैंने इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी भी समझाया और पॉलिटिकल लिबर्टी भी समझाया, इकोनॉमिक इक्वलिटी हर चीज़ समझा दी। तो इसका जो रिलेशनशिप है इसको पढ़ना क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। आप लोग रीड कर लो, आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएगी। नोट्स को अच्छे से पढ़ लो। तो ये चीज़ें आप लोग का होमवर्क रहा कि आप लोग इसको रीड करोगे और कुछ भी समझ नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तो ये चीज़ आप लोग के लिए होमवर्क है सारा। ये सबको आप लोग खुद से रीड करोगे सारे पॉइंट्स को और क्लियर करोगे। जो भी पॉइंट अगर समझ नहीं आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, वरना अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करोगे तो वहाँ भी आप लोग को रिप्लाई मिल जाएगा।
ये सब सारे चीज़ें आप लोग खुद से पढ़ोगे क्योंकि कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लॉ के ऊपर पढ़ते हैं कि लॉ क्या होता है, क्योंकि हम लोग का 3 टॉपिक था, लॉ, लिबर्टी और इक्वालिटी। ठीक है, तो लॉ, वो लिबर्टी और इक्वालिटी हो चुका है, वो दोनों का रिलेशनशिप हो चुका। तो अब हम लोग आते हैं लॉ के ऊपर। तो लॉ कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस यूजुअली एनफोर्स थ्रू अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट आर क्रिएटेड एंड एनफोर्स्ड बाय सोशल और गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन टू रेगुलेट बिहेवियर। तो लॉ क्या डिफाइन करता है? लॉ एक सिस्टम है, ये सिस्टम है रूल्स का, गाइडलाइंस का, जो कि लोगों को एनफोर्स कराता है और हर इंस्टीट्यूशन को ये राइट देता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को, कि वो हर किसी के बिहेवियर में चेंज आए लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक तरह से मान लो गाइडलाइंस है। लॉ क्या है? एक तरह का गाइडलाइंस है। ठीक है, एक तरह का रूल्स है। तो इट सर्व एज अ फ्रेमवर्क टू मेंटेन ऑर्डर। ये क्या सर्व करता है? ये इसके फ्रेमवर्क से ये सर्व होता है कि लोग ऑर्डर को मेंटेन करें, डिस्प्यूट रिजॉल्व हो, प्रोटेक्ट, लोगों की लिबर्टी प्रोटेक्ट हो, राइट प्रोटेक्ट हो, और एक अच्छा ऑर्गेनाइज्ड वे में सोसाइटी इंडिविजुअली भी सही करे। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ। लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल्स दैट गवर्न द कंडक्ट ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी। लॉ क्या है? रूल्स का एक तरह का बॉडी है जो कि लोगों के सोसाइटी में लोगों को कंडक्ट करता है और उसे गवर्न करता है, क्या सही है क्या गलत है ये कौन बताता है? लॉ बताता है। तो ये एक बॉडी ऑफ रूल्स है। इट इज एनफोर्स्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। ये कौन एनफोर्स करता है? जो स्टेट का अथॉरिटी है। इसका एम क्या है? सोसाइटी में जस्टिस लाना और शांति, पीस लाना और ऑर्डर मेंटेन करके रखना। लॉज कैन बी रिटेन। लॉज लिखे हुए भी हो सकते हैं, जैसे अपना लिखा हुआ है उसे कहते हैं स्टेटूटरी लॉज, और अनरिटेन भी हो सकते हैं जो कि कॉमन लॉ और कस्टमरी लॉ। लॉ और इक्वालिटी में क्या रिलेशनशिप है? ठीक है, इक्वालिटी मीन्स क्या होता है कि हर इंडिविजुअल को फेयरली और इक्वली ट्रीट किया जाए बिफोर द लॉ विथआउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड सच एज रिलीजियन, जेंडर और कास्ट। मतलब कि हर कोई को इक्वल ट्रीट किया जाए अकॉर्डिंग टू लॉ। तो हाउ लॉ एंड इक्वलिटी आर रिलेटेड। लॉ एज मीन्स टू अचीव इक्वलिटी। लॉ का मतलब ही है कि इक्वलिटी को अचीव किया जा सके। लॉ क्या करता है? एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि हर इंडिविजुअल के पास क्या है? इक्वल राइट्स है और इक्वल अपॉर्चुनिटी है। लॉ किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है और इक्वल ट्रीटमेंट को प्रमोट करता है हर स्पेयर में, एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में और पब्लिक सर्विस में। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये दोनों देखो सेम लाइन में सेम टर्म आ रहा है। मतलब क्या? ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ही है कि हर पर्सन इक्वल है कानून के नज़र में। तो दिस मीन्स दैट द लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल के लिए जो लॉ है वो इक्वली ही अप्लाई होगा रिगार्डलेस देयर स्टेटस और बैकग्राउंड। स्टेटस और बैकग्राउंड को नहीं देखा जाएगा कि वो किस स्टेटस से हैं, किस बैकग्राउंड से हैं। लॉ सभी के लिए इक्वली अप्लाई किया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। लॉ जो है वो हमारे राइट्स को, माइनॉरिटी के राइट्स को, जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और सोशल इक्वलिटी को प्रमोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, लॉ बनाया गया है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे, जेंडर इनइक्वालिटी पे, और ये चीज़ें हेल्प करती हैं कि सोशल जो डिस्पैरिटी है, मतलब जो गैप है, डिफ्रेंसिएशन है, वो रिड्यूस किया जा सके। लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। लॉ क्या है? हेल्प करता है कि सोशल जो इनइक्वालिटी है, ये सब सारी चीज़ें इक्वालिटी से रिलेटेड है, ये रिलेशन बता रहा है। ये चीज़ ध्यान से सोचना कि जो लॉ है वो सोशल इनइक्वालिटी को ख़त्म करना चाहता है, उसे करेक्ट करना चाहता है और स्पेशल प्रोविज़न देता है वीकर सेक्शन को, जिससे जो सोशल इनइक्वालिटी है वो करेक्ट की जा सके। इट इंश्योर्स दैट इक्वालिटी इज़ नॉट जस्ट थियोरेटिकल बट प्रैक्टिकल। ये इंश्योर करता है कि ये जो इक्वालिटी टर्म बार बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ हो रहा है, इक्वल लाना है, इक्वालिटी लाना है, तो ये बस थ्योरी में लिखा ना रहे, ये प्रैक्टिकली भी अफेक्टिव हो। लिमिटेशन और चैलेंजेस इसके क्या हैं? वाइल लॉ एम्स टू प्रमोट इक्वालिटी, लॉ क्या करता है? इक्वालिटी को प्रमोट करता है। समटाइम्स लॉ में बी इनएडिक्वेट और नॉट प्रॉपरली एनफोर्स्ड। और कभी कभी क्या होता है? लॉ
फुलफिल नहीं हो पाता, चीज़ें ठीक से एनफोर्स नहीं हो पाती प्रॉपरली। सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कितना भी लीगल प्रोविजन हो वो देखने को मिल ही जाती हैं। तो समरी हम लोग क्या लिखेंगे इसका, ओवरऑल समरी क्या, ये आपका कंक्लूजन में चला जाएगा एक तरह से कि इन इसेंस लॉ और इक्वालिटी ये दोनों क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। लॉ सर्व करता है एज अ फाउंडेशन ऑफ इक्वालिटी हमारे सोसाइटी में, और हर इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट करता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ है, यानी कि कानून के नज़र में सभी कोई इक्वल हैं। ये एक डेमोक्रेटिक और अच्छे सोसाइटी को क्रिएट करता है, और ये रियलाइज़ करता है कि लॉ हमारे आइडियल्स को प्रोटेक्ट करके रख रहा है, ठीक है। और ये डिस्क्रिमिनेशन को भी प्रोहिबिट करता है और सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है, और सोसाइटी में हार्मोनी पीस क्रिएट करता है। दो चीज़ का मीनिंग है अपने आंसर्स में डाल लेना, क्योंकि ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ऐड कर दिया गया है इस पीडीएफ में। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं लीगल सिस्टम के। तो द प्रिंसिपल जो है आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ का, ये क्या होता है एक तरह से, इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब क्या होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब होता है कि कानून के नज़र में सभी कोई इक्वल हैं। मतलब अगर कोई चोरी कर रहा है, और अगर कोई मान लो गरीब इंसान चोरी करे, कोई पुअर चोरी करे या रिच चोरी करे, वो जो चोरी का पनिशमेंट होगा वो क्या होगा, वो इक्वली होगा। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन, सभी कोई को इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी इन केस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन, कास्ट, जेंडर। तो ये चीज़ है, इसको रीड कर लेना एक्स्ट्रा, ये दो टर्म है तो इसे ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। लॉ और लिबर्टी के बीच क्या रिलेशनशिप है, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप, दो तरह का रिलेशनशिप है, एक है पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव। तो पहले हम लोग जो एस्पेक्ट को पढ़ेंगे वो है पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या अप्रोच करता है लॉ और लिबर्टी का, लॉ प्रमोट करता है लिबर्टी। लॉ ही तो हमें लिबर्टी दिया है ना, ये फंडामेंटल राइट्स जो हम लोग अपना यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग को लिबर्टी दी गई है, ये किसने दिया है, लॉ ने दिया है, ठीक है। तो लॉ क्या प्रमोट करता है, लिबर्टी। तो द मोर लॉ देयर इज द मोर लिबर्टी, जितना लॉ रहेगा उतना ही लिबर्टी मिलेगी। एंड एज सुन एज लॉ एंड्स लिबर्टी ऑल्सो सीज टू एग्जिस्ट, जैसे अगर लॉ अगर कभी ख़त्म हो जाता है तो वहाँ से लिबर्टी यानी आज़ादी भी ख़त्म हो जाएगी। तो वेयर देयर आर नो लॉज टू प्रोटेक्ट और प्रोवाइड फ्रीडम एंड लिबर्टी, वायलेशंस ऑफ द सेम टेक प्लेस। मतलब जिस जगह पे अगर लॉ प्रोटेक्ट नहीं किए जा रहे हैं, वहाँ पे ना फ्रीडम मिल रहा है ना लिबर्टी मिल रही है, वहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, वायलेशंस हो रहा है, यानी दंगा फसाद हो रहा है। जहाँ पे लॉ को प्रोटेक्ट करके नहीं रखा जा रहा है, वहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, वायलेशन क्रिएट हो रहा है। तो अगर हम लोग लॉ को प्रोटेक्ट करके रखेंगे तभी हमारी फ्रीडम और लिबर्टी भी प्रोटेक्ट रहेगी। तो जॉन लॉक ने सजेस्ट किया है दैट वेयर देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ नो फ्रीडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, डाल देना कि जहाँ पे लॉ नहीं है वहाँ पे फ्रीडम भी नहीं है। फ्रीडम एग्जिस्ट करता है वहीं जहाँ पे लॉ है, ठीक है। तो यही चीज़ है। इफ़ सोवर्निटी एग्जिस्ट एंड बिकम मोर परफेक्ट एज सोवर्निटी इज़ मोर कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज्ड। तो ये चीज़ है, इसको रीड कर लेना। वो लॉक वाला जो डेफिनेशन है वो बहुत ही ईजी है, इसको डाल ही देना, एकदम ईजी है ये। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेगेटिव रिलेशनशिप पे। सेवरल थ्योरीज ने सजेस्ट किया कि जो लॉ है और लिबर्टी है ये नेगेटिव है, नेगेटिव है दोनों का डायमेंशंस। कैसे, द मोर द लॉ द लेस द लिबर्टी। इनके अकॉर्डिंग क्या है, जितना लॉ रहेगा उतना ही लिबर्टी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। क्यों ऐसा, दिस अप्रोच एडवोकेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। एक स्टेट ऑफ नेचर को ये एडवोकेट करते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को, वो है एनार्की। एनार्की मतलब क्या होता है, एनार्की इज अ स्टेट व्हेन देयर इज नो लॉ और गवर्नमेंट। एनार्की वो स्टेट होता है जहाँ पे ना कोई लॉ होता है और ना ही कोई गवर्नमेंट होता है। तो एनार्की का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्टेट जहाँ पे ना कोई लॉ हो और ना ही कोई गवर्नमेंट हो और ना ही कोई इंडिविजुअल के लिए एक्ट बनाया जाए। तो ये एक होता है प्योर स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है। तो द नेचुरल कंडीशन ऑफ मैनकाइंड वॉज डिडक्टेड बाय द 17th सेंचुरी इंग्लिश फिलोसफर थॉमस हॉब्स ने ये स्टेट ऑफ नेचर दिया था, जो था नेचुरल स्टेट ऑफ नेचर। तो अकॉर्डिंग टू हॉब्स द स्टेट ऑफ नेचर क्या है, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इट वॉज कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ वॉर। ये क्या करता है, वॉर के तरफ
कॉन्स्टेंटली लेके जाता है। हाउएवर रूसो और लॉक ने इसे पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन बताया है। अकॉर्डिंग टू देम लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो स्टेट ऑफ नेचर में लाइफ होता है इन लोगों की वो हैप्पी होती है और सभी को इक्वली मानते हैं। जहाँ पे गवर्नमेंट और लॉ नहीं होता वो आपस में सभी को एक दूसरे को क्या मानते हैं, इक्वली मानते हैं। लॉ क्या करता है, लोगों के लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट करता है अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, नेगेटिव वाले में ये डालना है आपको। तो इट वॉज हाईली प्रिविलेंट 18-19 सेंचुरी में, ये हाईली प्रिविलेंट था। सम स्कॉलर्स ने सजेस्ट किया था कि स्टेट डेंजर में जा सकता है अगर जहाँ पे ये लॉ और लिबर्टी वाली चीज़ आ गई। तो इसका कंक्लूजन हम लोग लिख सकते हैं, दस द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी इज एम्बिगियस इन नेचर, अ पॉजिटिव अप्रोच इज मोर प्रिविलेंट। अभी प्रेजेंट के टाइम में देखा जाए तो पॉजिटिव वाला अप्रोच ज़्यादा प्रिविलेंट है। हम लोग ने दोनों चीज़ पढ़ी तो आप लोग को भी ये समझ आ रहा होगा कि पॉजिटिव एस्पेक्ट आप लोगों को ज़्यादा सही लग रहा होगा। तो कंक्लूजन में हम लोग वही लिखते हैं जो कंक्लूड होता है, मतलब आंसर लिखने के बाद जो चीज़ हमें सही लगती है कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये कंक्लूजन निकलना चाहिए, वही चीज़ हम कंक्लूजन में लिखते हैं। तो यहाँ पे यही कंक्लूड होता है कि जो पॉजिटिव अप्रोच है वो ज़्यादा प्रिविलेंट है और ये नेगेटिव अप्रोच अभी लीगली सिनेरियो में ही नहीं है, ये एब्सेंट है। ये समझ आए? तो दोनों अगर डायमेंशंस को देखा जाए तो ये जो नेगेटिव अप्रोच है ये सिविलाइज सोसाइटी के लिए सही नहीं है। जहाँ पे लॉ रहेगा, वेयर लॉ एंड्स एनार्की बिगिन, जहाँ पे लॉ अगर ख़त्म हो जाता है वहाँ एनार्की शुरू हो जाती है और वहाँ पे फिर लिबर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, टायरेनी आ जाती है। ठीक है, वहाँ पे डिक्टेटरशिप आ जाती है। तो वही चीज़ है कि जहाँ पे लॉ है वहीं पे लिबर्टी है, ये हमारा कंक्लूजन है। तो ये पूरा टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर होता है। आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, ये नंबर है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस टॉपिक का। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक सिंगल कमेंट भी करो, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है रीड करने के लिए, अगर समझ नहीं आता तो एक कमेंट ज़रूर करो। ये सारा जो आपका टॉपिक था ये बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है, क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान से यहाँ पे खुद ही देख लो कि तो आप देख सकते हैं टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, क्योंकि तीनों का रिलेशनशिप हो गया, लॉ के साथ लिबर्टी का, लॉ के साथ इक्वलिटी का, लिबर्टी का इक्वलिटी का। तो ये बहुत अच्छे से टॉपिक कवर हो चुका है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, अपने कॉलेज ग्रुप में भी शेयर करो। जितना ये वीडियो शेयर होगा उतना ही अच्छा और कंटेंट हम लेकर के आपके पास आएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप को जा कर के ज्वाइन करो। थैंक यू।